मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ हमारे अगले पैनल से डॉक्टर राघवेंद्र उपाध्याय, जो कि क्रिटिकल केयर फिजिशियन सीनियर कंसल्टेंट हैं BIMR हॉस्पिटल ग्वालियर के। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के वक्त में कितनी चुनौतियाँ पेश आई, किस तरीके से चैलेंजेस को उन्होंने पाटा, वो तमाम ऐसे सवाल होंगे। लेकिन सबसे पहले उनके बारे में कुछ बड़ी बातें हम आपको बताते हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए। पिछले 38 सालों से लोगों की सेवा करने में जुटा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल ग्वालियर के मशहूर हॉस्पिटल्स की श्रेणी में गिना जाता है। एडवांस कार्डियोवैस्कुलर सेंटर, सेंटर ऑफ न्यूरो साइंस और ऑन्कोलॉजी सेंटर की सुविधाओं से लैस ये हॉस्पिटल मरीजों को बेहतर इलाज की सुविधा देता है। और सस्ते दामों में इलाज के लिए मशहूर क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट इस हॉस्पिटल का सबसे नया विभाग है, जिसने अपनी सर्विस के चलते बेहद कम समय में अपनी विशेष पहचान बना ली है। यही कारण है कि बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च हॉस्पिटल आज मध्य भारत के सर्वश्रेष्ठ अस्पतालों में से एक है। तो मध्य भारत के किस तरीके से सर्वश्रेष्ठ अस्पताल में से एक है और किस तरीके से लगातार कदम उठाए जा रहे हैं, किस तरीके से चुनौतियों को पाटा जा रहा है, ये तमाम सवालों के हम जवाब लेने की कोशिश करेंगे। कोरोना के काल में कितनी चुनौतियां हैं और किस तरीके से आम लोगों के लिए सुविधाएं बनाई गई हैं, वो भी जानने की हम कोशिश करेंगे हमारे इस मंच से। तमाम ऐसे सवाल जिसका जवाब लेने की कोशिश होगी। लेकिन और खास मेहमान हैं इस पैनल में, आपको उससे भी हम इंट्रोड्यूस करवा दें। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर उज्जवल शर्मा, आप डायरेक्टर हैं एडवांस चेस्ट क्लिनिक ग्वालियर से। मैं आपको इनवाइट करूं, लेकिन उससे पहले आपके बारे में कुछ बड़ी बातें अपने दर्शकों को हम बताते हैं इस प्रेजेंटेशन के जरिए। डॉक्टर उज्जवल शर्मा ग्वालियर में चेस्ट और टीबी स्पेशलिस्ट के तौर पर एक जाना पहचाना नाम है। बेहतर इलाज और अनुभव के चलते ग्वालियर ही नहीं बल्कि राजस्थान और उत्तर प्रदेश के मरीज भी बड़ी संख्या में इनके पास इलाज कराने के लिए आते हैं। कई सालों का अनुभव लिए ये आज मेडिकल क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। वर्तमान समय में उज्जवल शर्मा RJN अपोलो स्पेक्ट्रा हॉस्पिटल ग्वालियर में कंसल्टेंट के तौर पर सेवाएं दे रहे हैं। उज्जवल शर्मा की ये सभी उपलब्धियां युवाओं में नई उमंग और उत्साह भर रही हैं। तो हमारे दोनों खास मेहमान मंच पर मौजूद हैं और इसी के साथ मैं आमंत्रित करना चाहूँगी आनंद जैन जी को, जो कि मैनेजर सेल्स हैं GMPCG का। प्लीज़ आप मंच पर आएँ और हमारे दोनों अतिथियों का बुके प्रदान करके स्वागत करें। और क्योंकि इस सेशन में आम लोगों से जुड़े तमाम सवाल होंगे और स्वास्थ्य को लेकर किस तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं अलग अलग अस्पतालों में, जो आम जनमानस के जहन में तमाम सवाल होते हैं, वो पूछने की हमारी कोशिश होगी। और सबसे पहले स्वागत, उसके बाद हम अपने सेशन का आगाज करेंगे और आप लोगों के जहन में जो भी सवाल उठते हैं अमूमन अस्पतालों को लेकर, वो जानने की कोशिश हम अपने दोनों मेहमानों से करेंगे। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगी मेरे सहयोगी मृदुल शर्मा से कि वो इस सेशन को आगे बढ़ाएं। मृदुल। धन्यवाद प्रिया। स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है कि अगर उसका विकास होगा तो आपका भी विकास होगा, क्योंकि स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए आपको शहर से बाहर जाने की जरूरत ना पड़े। वो पैमाना तय करता है कि आपका क्षेत्र कितना विकसित हुआ है। और ग्वालियर की विशेष तौर पर अगर बात करें तो लंबे समय से दोनों युवा डॉक्टर्स हमारे साथ बैठे हुए हैं। हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। आप दोनों का बहुत स्वागत है, डॉक्टर राघवेंद्र और डॉक्टर उज्जवल, क्योंकि आप दोनों युवा हैं। और मैं चर्चा की शुरुआत डॉक्टर राघवेंद्र आपसे करना चाहूँगा, क्योंकि लंबे समय से इस क्षेत्र की बात करें तो स्वास्थ्य का क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र होता है कि वहाँ पर काम करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। और जो संस्था आपकी लगातार काम कर रही है, अभी हमने कठिन दौर देखा, तो अभी कितना विकास हुआ है इस क्षेत्र में और आगे कितना और होना चाहिए, क्या लगता है आपको?
देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो BIMR हॉस्पिटल है वो 1983 में 30 बेड से चालू किया गया था। आज वो सफ़र 300 बेड में कन्वर्ट हो चुका है। BIMR हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है जो कि अभी रिसेंटली NABH द्वारा सर्टिफाइड किया गया है। NABH द्वारा सर्टिफाइड करने का मतलब है कि हमारी जो भी हेल्थ केयर सर्विसेज हैं उसकी जो क्वालिटी है उसको NABH मान्यता देती है। और ये पूरे ग्वालियर संभाग रीजन में पहला सबसे बड़ा लार्जेस्ट हॉस्पिटल है जो कि NABH द्वारा सर्टिफाइड है। साथ में हमने बहुत सारी मल्टी सुपर स्पेशलिटी डेवलप की है। हमारे यहाँ एडवांस क्रिटिकल केयर मेडिसिन डिपार्टमेंट है, एडवांस न्यूरो साइंस डिपार्टमेंट है जिसमें न्यूरोलॉजी न्यूरो सर्जरी है, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का डिपार्टमेंट है, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट है। अभी हमने IVF भी चालू किया है। उसके साथ भी ENT विथ स्लीप मेडिसिन्स ये सब चालू किया हुआ है। तो जो भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी डिपार्टमेंट होते हैं वो सब हमने चालू किए हैं। लेकिन सबसे एक खास बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि कोई भी हॉस्पिटल अगर मल्टी सुपर स्पेशलिटी है, इसका ये मतलब है आपके पास इन हाउस सुपर स्पेशलिस्ट होना ज़रूरी है। बिल्कुल। तो बेसिकली BIMR हॉस्पिटल के जो USP है, वहाँ पे जो भी सुपर स्पेशलिस्ट हैं वो इन हाउस हैं। आपको वो OPD में मिलते हैं। आपको जब भी IPD में ज़रूरत पड़ती है तो आप IPD में भी उनको बुला सकते हैं। साथ में जो भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी हमारी सुविधाएं हैं उनको सपोर्ट करने के लिए हमारे पास एडवांस रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है जहाँ पे इन हाउस CT स्कैन है, 3 टेस्ला की MRI है। अभी हमने उस MRI के साथ एक MRI इंजेक्टर होता है जिससे हम और MRI के जो सेगमेंट हैं उसको बढ़ा सकते हैं। हाँ। कुछ बीमारियों में हमें डायग्नोसिस में हेल्प मिलती है, उनकी सीवियरिटी असेसमेंट में हेल्प मिलती है, वो भी हमने चालू किया। साथ में हमारी जो पैथोलॉजी लैब है वो NAVL एक्रीडेटेड है। इसका ये मतलब है जो क्वालिटी कंट्रोल है हमारी पैथोलॉजी लैब का वो काफ़ी अच्छा है। साथ में उसको हेल्प करने के लिए पूरी जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं हॉस्पिटल में उसके लिए हमारे पास एक ब्लड बैंक भी है जहाँ पे ब्लड प्रोडक्ट हमेशा अवेलेबल रहते हैं इमरजेंसी के लिए। ठीक है डॉक्टर उज्ज्वल, मेरा आपसे भी सवाल यही होगा कि अभी मौजूदा स्थिति को आप कैसे देखते हैं और साथ ही साथ भविष्य के लिए क्या संभावनाएं आप स्वास्थ्य के क्षेत्र में देखते हैं? देखिए, अभी लास्ट जो 1 साल का 1.5 साल का जो पीरियड रहा है उसमें काफ़ी मुश्किल का समय देखा है। और जो भयावहता थी, मरीजों की संख्या थी, जिस तरह से कोविड की नंबर ऑफ पेशेंट्स फर्स्ट वेव सेकंड वेव में देखा है, और जैसे अभी देख रहे हैं कि डेंगू केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो परेशानियां काफ़ी ज़्यादा रही हैं और अभी भी चल रही हैं। तो मेरा संदेश यही रहेगा कि सभी लोग जो बीमारियां हैं, जो लक्षण हैं, जैसे कभी कभी बहुत तेज़ी से फीवर आ रहा है, कुछ सारे बच्चों में काफ़ी सारी परेशानी देखने को मिल रही है इस समय, तो जो भी परेशानी होती हैं उसका तुरंत वो विशेषज्ञ से परामर्श लेके उसका तुरंत उपचार करें। कई बार क्या है, हम लोग लापरवाही हो जाते हैं, लक्षणों को नज़रअंदाज कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर किसी को परेशानी हो रही है तो उसको तुरंत उसको विशेषज्ञ से मिलके उसका परामर्श लेना चाहिए। और साथ ही साथ जो स्वास्थ्य के लिए जो ज़रूरी हैं, जैसे अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखें, व्यायाम का ध्यान रखें, और जैसे कोविड को लेके वैक्सीनेशन का लिए काफ़ी प्रोत्साहित कर रही है गवर्नमेंट भी। तो ये सारी चीज़ें जो लोग अगर इन सारी सावधानी और जो परेशानियां से बचने के लिए जो प्रयास बताए जा रहे हैं, जो स्टेप बताए जा रहे हैं, उनको फॉलो करेंगे तो संभव है कि हम इन बीमारियों से निजात पा सकते हैं। चेस्ट और TB से संबंधित जो बीमारियां हैं वो इन क्षेत्रों में हमने लंबे समय से देखा है बहुत आती हैं, लेकिन अब कुशल नेतृत्व आपके हाथ में है, तो क्या अभी इस क्षेत्र में सुधार हुआ है? मरीजों की संख्या कम हुई है? थोड़ी सी अवेयरनेस आई है लोगों में? देखिए, चेस्ट एंड TB में जो है हम देखते हैं कि जो सांस से संबंधित सभी जो रोग होते हैं, जैसे एलर्जी है, अस्थमा है, दमे की शिकायत है या लंग फाइब्रोसिस है, तो इस तरह की बीमारियों के पेशेंट्स का हम लोग इलाज करते हैं। और लास्ट जो देखा है हमने कि अभी जो सीज़न चल रहा है उसमें अस्थमा, COPD और एलर्जी के पेशेंट्स काफ़ी बढ़ जाते हैं, क्योंकि जब सीज़न चेंज होता है वायरल का जो नंबर ऑफ पेशेंट्स बढ़ जाते हैं। तो ऐसे में हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो पेशेंट्स हैं, जिससे जो अस्थमा के हैं, COPD के, उनको अपनी दवाइयाँ लगातार नियमित रूप से लेते रहना चाहिए।
और जो न्यूट्रिशन है उन सबको ध्यान से उन सब चीज़ों पे विचार करना चाहिए। और नंबर ऑफ पेशेंट्स की बात आप बता रहे हैं तो जाहिर है कि अभी जो कोविड से पेशेंट्स हैं वो तो काफ़ी कम हो गए हैं, लेकिन खतरा भी टला नहीं है, तो इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का प्रयोग करते ही रहना चाहिए जब तक कि पूरी तरह से इसका समापन ना हो जाए। बिल्कुल, खतरा टला नहीं है, अभी भी सावधानी बरतने की ज़रूरत है। डॉक्टर राघवेंद्र, मेरा सवाल यहाँ पर आपसे होगा, क्योंकि जब हॉस्पिटल्स की बात आती है तो आम जो मध्यम वर्गीय परिवार है उसके जहन में बजट को लेकर सवाल उठने लगते हैं कि क्या इलाज किफ़ायती है या फिर नहीं है, क्या उस हॉस्पिटल में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। ऐसे तमाम सवाल होते हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि इलाज आज के टाइम पे बहुत महंगा है। ऐसे में आपका हॉस्पिटल इस दिशा में क्या काम करता है, और जो मिथ है आम लोगों के जहन में, मैं चाहूँगी कि आप हमारे माध्यम से उसे ज़रूर दूर कीजिए। देखिए, BIMR हॉस्पिटल किफ़ायती दरों पे जो इलाज है वो उपलब्ध करा रहा है। BIMR हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत काफ़ी मरीजों का इलाज किया जाता है। अभी तक मैं आपको बताना चाहूँगा कि 5000 आयुष्मान मरीजों का इलाज BIMR हॉस्पिटल में किया जा चुका है, जिसमें सिर्फ सिंपल बीमारियां नहीं, इवन कॉम्प्लिकेटेड सर्जरी ब्रेन की, स्पाइन की और कुछ ब्रेन के प्रोसीजर हैं जो कि आयुष्मान में परफॉर्म किए गए हैं। इवन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी भी आयुष्मान योजना के अंतर्गत की जा रही है। और BIMR हॉस्पिटल साथ में जो एक्स एम्प्लॉई होते हैं उसके लिए ECSS एम्पैनल्ड है, वहाँ भी उनका ट्रीटमेंट किया जाता है क्रेडिट में, जिसके लिए उनको कुछ पे नहीं करना पड़ता है। और इसके साथ सेंट्रल एम्प्लॉई हैं, उनका भी ट्रीटमेंट BIMR हॉस्पिटल में किया जाता है। एक चीज़ और है, क्योंकि बहुत सारे सुपर स्पेशलिस्ट जो डिपार्टमेंट होते हैं और इसी दिशा में लगातार काम किया जाता है। जब भी गरीब सोचता है सुपर स्पेशलिटी के बारे में तो उसके दिमाग में बहुत सारी धारणाएं बनी हुई हैं कि बहुत महंगा इलाज होगा, मैं जाऊंगा तो मुझे बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे, मैं पहुंचूंगा तो मुझे इलाज मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। मैं चाहूँगा कि आप आसान भाषा में गरीबों तक क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आप आ सकते हैं, यहाँ पर सुविधाएं आपको मिलेंगी लेकिन इलाज भी उसी तरीके का मिलेगा। देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि BIMR हॉस्पिटल मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहूँगा जनता को कि गुरुवार के दिन हम फ्री OPD भी करते हैं, जिसमें आपको पूरे सुपर मल्टी स्पेशलिटी के जो डॉक्टर हैं वो अवेलेबल रहते हैं। न्यूरोलॉजी की OPD मिलेगी आपको, नेफ्रोलॉजी मिलेगी, न्यूरो सर्जरी मिलेगी, यूरोलॉजी की OPD मिलेगी। तो जितनी भी मल्टी सुपर स्पेशलिटी OPD हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट गुरुवार के दिन की जा रही है। और बाकी दिन में भी जो भी ट्रीटमेंट है BIMR हॉस्पिटल में वो पहले ही से काफ़ी किफ़ायती दरों में किया जा रहा है। मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब भी आप किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास नहीं पहुँचते हैं तो उसमें क्या होता है कि आपकी जो बीमारी की डायग्नोसिस है उसमें डिले होता है, आप अननेसेसरी का ट्रीटमेंट लेते हैं, उसमें पैसा खर्च होता है। तो आप एक ऐसे हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ पे इन हाउस आपको सुपर स्पेशलिटी अवेलेबल मिलती है। तो उससे क्या होता है, आपकी जो बीमारी है वो राइट टाइम पे डायग्नोसिस हो जाती है और उसका राइट टाइम पे क्या होता है, ट्रीटमेंट हो जाता है। जिससे क्या होता है, जो हॉस्पिटल स्टे है आपका, जो ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन है वो काफ़ी कम होता है। आप अगर ऐसे सोचेंगे कि इससे भी क्या होता है, ट्रीटमेंट में जो पैसा लगता है, लागत लगती है, वो भी कम होती है, वो भी कम हो जाती है। जी ठीक है डॉक्टर उज्ज्वल, मेरा यहाँ पर आपसे एक सवाल होगा, क्योंकि इससे पहले हमने कोविड की भी बात की। कोविड के सेकेंड वेव में हमने देखा, क्योंकि कोरोना हमेशा अपने रूप को बदलता आया है, हमने देखा कि जो व्यक्ति जो कि कोविड से इन्फेक्टेड हुआ उसके बाद पोस्ट सिम्टम्स भी कई सारे आ रहे थे। एक ऐसा सिम्टम्स था चेस्ट में पेन। कई लोगों को ऐसी शिकायतें भी आई, बहुत सारे लोगों ने इग्नोर कर दिया, बहुत सारे लोगों ने इसको गंभीरता से लिया, बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने बहुत ज़्यादा गंभीरता से ले लिया। कितना सही है ये कि उसको बहुत ज़्यादा उसके लिए आप चिंतित हो, या फिर कितना जायज़ ये है कि आप उसको पूरी तरीके से इग्नोर कर दो? नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। तो जैसे कोविड के बाद हम देखते हैं कि परेशानियाँ, कुछ ना कुछ परेशानियाँ बनी ही रहती हैं। तो इसको हम पोस्ट कोविड या लॉन्ग कोविड कहते हैं। तो जैसे कोविड का इन्फेक्शन होने के 1 महीने के बाद जो परेशानियाँ होती हैं और वो लगभग 3 महीने से 6 महीने तक चलती हैं। तो इसमें मुख्यतः जो कोविड की वजह से जो परेशानियाँ आती हैं, जैसे शरीर में थकान होना, टायर्डनेस हो जाना, सांस फूलना, खांसी आना, या कुछ लोगों में ब्रेन फॉगिंग भी हो गई है, जैसे कि उनको याददाश्त या सोचने समझने की जो क्षमता है वो कम हो गई है। और कुछ जो प्रभाव आए हैं पोस्ट कोविड में वो मल्टी सिस्टम इन्वॉल्वमेंट से आए हैं, जैसे कि हार्ट का इन्वॉल्वमेंट हो गया है। तो कई सारे ऐसे पेशेंट्स हमने देखे हैं जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो गई है, अटैक आ गया है उनको, या एंजाइना बोलते हैं कि चेस्ट में पेन रहता है और पहले उनको कोई ऐसा हिस्ट्री नहीं था हार्ट का, या
ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई हैं, कई लोगों को याददाश्त की या विचार विमर्श करने की या उनको निर्णय लेने की क्षमता काफ़ी कम हो गई है। कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे पेशेंट्स आते हैं हमारे पास जो कहते हैं कि हम पहले काफ़ी अच्छे स्किल्ड वर्कर थे, अच्छे ड्राइवर थे, अच्छे मशीन वर्कर थे, बट अब वो उतने अच्छे से एफिशिएंसी से काम नहीं कर पाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स जो हैं ये कहीं ना कहीं एक पोस्ट कोविड सिंड्रोम में रहते हैं। तो उसको हम तो इसमें ये ध्यान रखना है कि अगर कोई भी परेशानी हो रही है, लक्षण आ रहे हैं, जैसे अगर बहुत तेज़ी से हृदय की गति तेज़ हो रही है या कभी चक्कर आ रहे हैं या जो सांस फूलना है या एकदम से खांसी चालू हो जाती है, फीवर आ जाता है, तो कोई भी ऐसी परेशानी आती है तो उसको नज़रअंदाज ना करें, बहुत ज़्यादा ना स्ट्रेस दें उस पर, बट अपने विशेषज्ञ से, डॉक्टर से परामर्श लेकर उसको एक बार चेक कर लें कि कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। सलाह बहुत ज़रूरी है, सलाह लेते रहें ताकि रेगुलर चेकअप होता रहेगा तो इतना टेंशन ना लें आप। एक चीज़ और मेरा सवाल है, क्योंकि आप दोनों उन क्षेत्रों की बात कर रहे हैं, अस्पतालों को तो हमने विकसित कर लिया है, बीमारियों का इलाज भी बहुत हद तक संभव हो गया है, लेकिन सरकार से भी अपेक्षा रहती है। आप सोचते हैं कि सरकारी तंत्र भी इतना मजबूत हो कि लोगों तक ये सुविधाएं आसानी से पहुंच सकें। डॉक्टर उज्ज्वल, मेरा आपसे सवाल है इस पर, मैं दोनों का जवाब चाहूँगा, पहले आप दें। अभी तक की जो स्थितियां हैं क्या सरकार की तरफ से पूरी की जा रही हैं या हमें अभी इस क्षेत्र में और फोकस करने की ज़रूरत है, स्ट्रक्चर को और मजबूत बनाना है? नहीं, देखो संभावनाएं तो हमेशा रहती हैं। हाँ। और लेकिन ये है कि जिस तरह से हम देखेंगे कि अभी जो महामारी से हम जो निकले हैं उसमें सरकार का बहुत अच्छा सहयोग रहा है। बेड्स की अवेलेबिलिटी है या आईसीयू बेड्स की अवेलेबिलिटी है या कहना चाहिए ऑक्सीजन की डिमांड जो एक क्राइसिस हो गई थी उसमें जो गवर्नमेंट ने, तो गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट तो बहुत ज़रूरी है, बट साथ ही साथ जो एडवांस टेक्निक्स हैं, जो एडवांस चीज़ें हैं, जो इन्वेस्टिगेशंस हैं या जो भी मशीनरी हैं, तो उनका इन्वॉल्वमेंट भी ज़रूरी है। तो वो मेरे ख्याल से प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों का जो कोऑर्डिनेशन है उसके साथ अगर वो आगे बढ़ेंगे तो पेशेंट्स को भी काफ़ी फ़ायदा मिलेगा और मेरे ख्याल से ग्वालियर की जो हेल्थ की जो डिमांड है वो भी फुलफ़िल होगी। बिल्कुल। डॉक्टर राघवेंद्र जी, मैं इस बारे में ये बोलना चाहूँगा कि बेसिकली गवर्नमेंट की साइड से काफ़ी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काम किया जा रहा है। साथ में जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम कर रहा है। अभी भी जैसे डॉक्टर उज्ज्वल ने बोला कि अभी भी इसमें स्कोप काफ़ी है, क्योंकि हमारी जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है और हमारा जो हेल्थ केयर सिस्टम है वो इतना अभी मजबूत नहीं है, जिसको बराबर मजबूत किया जा रहा है। लेकिन मैं एक बात और बोलना चाहूँगा कि सरकार को और इवन प्राइवेट सेक्टर को लोगों की अवेयरनेस के ऊपर ध्यान देना चाहिए। जैसे मैं आपको बोलूँ कि डायबिटीज़ कैसे डेवलप होती है, तो डायबिटीज़ डेवलप होने में जेनेटिक रीजन भी होते हैं, साथ में कुछ फैक्टर होते हैं, जैसे आपकी लाइफ स्टाइल सेडेंटरी है, आप फास्ट फूड खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग डाइट ज़्यादा लेते हैं। तो बेसिकली क्या होता है कि अगर आप इन चीज़ों को लेकर अवेयरनेस है कि आपकी बीमारी कैसे डेवलप हो रही है, अगर लोगों में इस चीज़ की अवेयरनेस आ जाएगी तो हम बीमारियों को उनको होने के पहले से भी रोक सकते हैं। इस चीज़ के ऊपर भी विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, मेरा एक और सवाल होगा आप दोनों के लिए सवाल है और बहुत अहम है, क्योंकि हमने कोरोना की बात की, हमने वैक्सीनेशन की बात की। वैक्सीनेशन के लिहाज से, क्योंकि अब जिस तरीके से भारत सरकार ने अनुमति दे दी है बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए, 2 से 18 वर्ष के बच्चों को भी हम वैक्सीनेट करने की दिशा में बहुत जल्द आगे बढ़ेंगे, मंजूरी मिल चुकी है। ऐसे में आप हमारे माध्यम से लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या टेक अवे? क्योंकि देखिए आम जनता को जो 18+ थे उनको वैक्सीन लगवाने के लिए हमने देखा कि स्टार्टिंग में हमें कितनी चुनौतियां पेश आई। अब तो बच्चों का सवाल है, जाहिर तौर पर हर माता पिता की चिंताएं होती हैं, उनको आप हमारे माध्यम से आप दोनों क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले डॉक्टर राघवेंद्र आप। देखिए, मैं आपको बताऊं, जैसे वैक्सीनेशन जब स्टार्ट हुआ था तो लोगों में थोड़ी बहुत हेजिटेंसी थी कि वैक्सीनेशन करवाएं कि नहीं करवाएं, इसकी कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट तो नहीं होंगे। अब आप देखेंगे कि लोग स्वतः वैक्सीनेशन कराना चाह रहे हैं। कुछ समय होता है, कुछ टाइम लगता है जब लोगों में चीज़ों को लेके हेजिटेंसी होती है, लेकिन पॉजिटिव एटीट्यूड सरकार की तरफ से, डॉक्टरों की तरफ से, जनता की तरफ से, जिससे धीरे धीरे क्या होता है, माहौल बदलता है। अब आप देखिए सब लोग वैक्सीनेशन कराना चाहते हैं। सेम बच्चों के लिए वैक्सीनेशन के लिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमने देखा है कि वैक्सीनेशन सभी लोगों को, मैक्सिमम लोगों को हो चुका है और उससे रिलेटेड जो भी कॉम्प्लिकेशन है, कुछ खास कॉम्प्लिकेशन निकल के नहीं आए हैं। मोस्टली थोड़ा बहुत कभी कभी आपको फीवर आता है, वो भी बहुत कम केसेस में। सेम हम देखेंगे कि बच्चों के साथ भी ज़्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन आने की संभावना नहीं है, क्योंकि ये ट्राई एंड टेस्टेड ऑलरेडी हो चुका है। तो मेरा ये कहना है आपके माध्यम से कि जो बच्चों का प्रोटोकॉल सरकार बनाएगी उसके अनुसार हमें बच्चों का भी वैक्सीनेशन कराना चाहिए। डॉक्टर
जी बिल्कुल एग्री हूँ मैं। और देखेंगे कि हम अभी तक बहुत अच्छा सफल वैक्सीनेशन रहा है, लगभग 97 करोड़ लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है और काफ़ी प्रोटेक्शन मिली है लोगों को। और जो थर्ड वेव की जो संभावना थी उसको काफ़ी हद तक रोका है कोविड वैक्सीनेशन से। तो इसमें बच्चों के लिए काफ़ी प्रोत्साहन है और बच्चे जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोविड वैक्सीन के लिए जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। कई सवाल रहता है लोगों का कि जैसे मिथ रहते हैं कि प्रेग्नेंट वुमेन को नहीं देना है, लैक्टेटिंग वुमेन को नहीं देना है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। हर वर्ग के लिए हर प्रकार के जो मरीज हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की सुविधा अब उपलब्ध है। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन लोग करेंगे, बच्चों का भी इन्वॉल्वमेंट करेंगे, तो आने वाली जो संभावना है उसको हम कोविड की उसको काफ़ी कम तक हम रोक सकते हैं। बिल्कुल, वैक्सीनेशन होगा तो हम उन संभावनाओं को भी रोकेंगे। और जैसा आप दोनों ने कहा, आप दोनों युवा हैं, जोश के साथ काम कर रहे हैं, चाहे सुपर स्पेशलिटी की बात हो या फिर और विभाग हैं जहां पर हमें काम करना है उस दिशा में सरकारें भी प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत भी काम करें तो बहुत बेहतर होगा। जनता तक स्वास्थ्य सेवाएं उसी रफ्तार से पहुंचेंगी। इस सेशन में खास चर्चा के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। लेकिन अनुरोध करूंगी आप दोनों से कि कृपया आप मंच पर बने रहिए। साथ ही साथ मैं मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी हमारे GMPCG के सेल्स हेड राजीव त्रिपाठी जी को। कृपया आप मंच पर आएँ और स्मृति चिन्ह ज़रूर भेंट करें हमारे इन दोनों खास मेहमानों को। हेल्थ वर्कर्स, फ्रंट लाइन वॉरियर्स, कोरोना के वक्त में चुनौतियों को पाटते हुए आगे बढ़े और तमाम महत्वपूर्ण सवाल, चाहे वो इलाज संबंधित हो, चाहे कोरोना के वक्त में वैक्सीनेशन को लेकर हो, क्योंकि भारत सरकार ने DCGI ने अनुमति दे दी है, इसको लेकर भी उन्होंने तमाम ऐसी शंकाओं को दूर करने की कोशिश हमारे ज़रिए किया। बहुत धन्यवाद आप दोनों का। और लगातार आप लोग जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं, जिस तरीके से लोगों तक स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं पहुंचे, इसके लिए अग्रसर है, इसके लिए हम सम्मानित करते हैं स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए, क्योंकि ये पल अपने आप में बहुत खास है। और ऐसे में जो स्वास्थ्य से जुड़े जो तमाम लोग हैं जो कि सदैव कार्य कर रहे हैं, हम उनका आभार जाहिर करते हैं। बहुत धन्यवाद आप सभी का।